5 अक्टूबर 2024 हरियाणा के 2 करोड़ मतदाताओं ने 90 विधानसभा सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और आगामी 5 साल के लिए प्रदेश की सत्ता की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, मतदाताओं ने तो ये निर्धारित कर लिया है। लेकिन राजनेताओं को 8 तारीख तक का इंतजार है, क्योंकि 8 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर जो मतदान हुआ है उसकी मतगणना होने वाली है। लेकिन मतगणना से पहले एग्जिट पोल के आंकड़े जो निकल करके सामने आए और एसपीएन 9 न्यूज पर हमने आपको जो सटीक एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए, उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 10 सालों के बाद सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। खबर ये आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे दिग्गज नेताओं की सुरक्षा में इजाफा किया गया है, यानी कि उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाने को लेकर के यहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं में विचार विमर्श का दौर जारी है। लेकिन देखना ही होगा कि आखिरकार हरियाणा की कुर्सी पर कौन विराजमान होता हुआ नजर आएगा। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, आपका स्वागत है जी। किस तरीके से देखते हैं कुमारी शैलजा, अंतिम वक्त तक ये लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही थी कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर कि भाई मैं भी एक मजबूत दावेदार हूं और दलित वोट बैंक के सहारे कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा ये सपना देख रही हैं कि पिछले जो कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी की, जब सरकार बनी थी 2005 से लेकर के 2014 तक, वहां पर यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन अब कुमारी शैलजा को उम्मीद है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब मेरी बारी आनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी कुमारी शैलजा को कोई बड़ा पद देते हुए दिखाई देगी? देखिए, जाहिर बात है दिनेश जी कि राजनीति में आदमी इसी उम्मीद से आता है कि एक दिन उसको टॉप पर जाना है, और बिल्कुल ये किसी के अंदर भी ख्वाहिश होती है कि भाई मुख्यमंत्री बनने की जो हसरत है या किसी बड़े पद पर काम करने की जो हसरत है वो हर एक पॉलिटिशियन के अंदर होती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन यहाँ मसला कुछ दूसरा दिखाई पड़ता है। कांग्रेस पार्टी जो अभी से सत्ता में आने की बात कर रही है, और हमने जिस तरह से एग्जिट पोल किया, लोगों से बात की, जो हमारे पास तमाम आंकड़ा है, उसके आधार पर भी लगभग ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ से एक बड़ा गेम बदलता हुआ नजर आता है कि हुड्डा खेमा और शैलजा खेमा अब यहाँ पर कह सकते हैं आपस में तनातनी का माहौल है। जब किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हुई थी, उस समय भी आपको याद होगा उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर हरियाणा में अब कोई मुख्यमंत्री बनने के काबिल है तो वो कांग्रेस पार्टी की नेता शैलजा हैं। यानी कि एक तरीके से एक माहौल बनता हुआ उनके लिए नजर आया। लेकिन जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पकड़ मजबूत दिखाई पड़ती है हरियाणा के अंदर, जिस तरह से सीट टिकटों का जो बंटवारा हुआ है उसमें उनकी महती भूमिका नजर आती है, तो ये तमाम बातें हैं, ये बताती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कद है बहुत ज्यादा मजबूत है। राहुल गांधी के साथ में जब मंच साझा कर रहे थे आखिरी दिन, आपने देखा होगा जब अशोक तंवर आके राहुल गांधी से मिलते हैं, राहुल गांधी तो बड़ी गर्मजोशी से उनके साथ में हाथ मिलाते हैं, लेकिन हुड्डा खामोशी के साथ में पीछे खड़े रहते हैं। और जिस तरह से अशोक तंवर उनको नमस्कार करते हैं, बस नमस्कार करके पीछे ही रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अशोक तंवर के आने से भी कोई हुड्डा बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि हुड्डा के ऊपर तंवर ने एक तरीके से टिकट बेचने का भी आरोप लगाया था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है, क्योंकि अशोक तंवर खुद दलित समुदाय से आते हैं, एक तरीके से अध्यक्ष भी रहे, कांग्रेस पार्टी के सांसद भी रहे, बड़े नेता माने जाते रहे। लेकिन जिस तरह से अब दलित समुदाय का दबदबा मजबूत हो रहा है, क्योंकि आप देखिए 22-23% वोट आते हैं, और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है, देखिए 2-3 बातें हैं। नायब सिंह सैनी जहाँ से लड़े हैं वहाँ से भी 3 से 4% वोटिंग कम हुई है, हुड्डा जहाँ से लड़े हैं वहाँ से भी 3-4% वोटिंग कम हुई है। और जिस तरह से हम सिरसा की बात करें या एक तरीके से हम शैलजा की बात करें, तो उनके क्षेत्र में उनका दबदबा देखने को मिला। देखिए, कई ऐसी चीजें होती जिसकी बिना पर जो आला कमान है वो फैसला करता हुआ नजर आता है। लेकिन दिनेश जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को लेकर अब कांग्रेस पार्टी में तनातनी का जो माहौल है वो जोरदार तरीके से सामने आएगा, क्योंकि हम बारंबार देख चुके कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे और बाकी राज्य हो, वहां पर सीएम पद की लड़ाई जो है वो पार्टी टूटने की कगार पे भी पहुंच जाती है। देश की राजनीति में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को कहीं ना कहीं अब राजनीतिक परिपक्वता के आधार पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे कि यदि उनके नाम पर सहमति बन पाए तो इससे अच्छा उनके लिए सोने में सुहागा क्या हो सकता है। याद कीजिए वो वक्त वर्ष 2012 का, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त तो उनका निधन हो चुका है मुलायम सिंह यादव, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का यहाँ पर उनको बहुमत मिलता है और अखिलेश यादव की ताजपोशी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अमन जी, कोई राहुल गांधी उस वक्त मुलायम सिंह
यादव के पास सामने मौजूद नहीं था, क्योंकि जी। पार्टी अलग थी और जो भी फैसले लेने थे मुलायम सिंह यादव को लेने थे। जी। तो ऐसे में अखिलेश यादव की ताजपोशी करने में उनको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़े। लेकिन यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यदि चीफ मिनिस्टर बनाने का यहाँ पर कोई विचार कर रहे हो भूपेंद्र हुड्डा, और यहाँ हाईकमान यदि तैयार न हो पाए, तो क्या दोनों पिता पुत्र पार्टी के लिए किसी अन्य चेहरे को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर सकते हैं? देखिए दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है, क्योंकि देखिए दीपेंद्र हुड्डा को लगातार हम देख रहे हैं कि हर एक मंच पर, हर एक रैली में, हर एक जन समर्थन जुटाने में वो सबसे आगे नजर आते हैं। आपको याद होगा जब विनेश फोगाट कह सकते हैं पेरिस ओलंपिक से लौटी थी, उस समय भी गाड़ी में वो उनके साथ नजर आ रहे थे और हरियाणा में उनके गाँव तक उनको बाकायदा छोड़कर आए। तो ये बताता है कि दीपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा ने आगे करने का जो प्रयास है, जो फैसला वो किया। अब ऐसे में जो हम देख रहे हैं आंकड़ेबाजी का गेम, कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सबसे आगे आता है। लेकिन हाँ, ये जो आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या अब हरियाणा में भी एक बड़ा खेल हो सकता है। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना नाम आगे करके अपने बेटे का नाम जो है कह सकते हैं कि एक तरीके से मुख्यमंत्री पद के लिए कह सकते हैं, या उनको एक तरीके से समर्थन दे सकते हैं। तो ये जो अब लगातार जो आपस में खेल चल रहा है, क्योंकि अब यहाँ गुट बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। हुड्डा को खेमा हो या शैलजा खेमा हो या रणदीप सुरजेवाला के भी बीच में इस तरह का देखने को मिला कि वो भी उत्साहित थे सीएम मुझे ही बनाया जाए। तो अब यहाँ कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस पूरी की पूरी कह सकते हैं जो आपस की तनातनी है, आपस में जो नाराजगी का माहौल दिखाई पड़ता है, इसको खत्म करती हुई नजर आती है। क्योंकि जब आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब शैलजा और हुड्डा के हाथ मिलाए थे, तब विपक्षी लोग यानी स्मृति ईरानी ने ये बात कही थी कि हाथ मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। तो ऐसे में स्मृति ईरानी का ये तर्क था वो इस आधार पर भी था कि क्या कांग्रेस पार्टी एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी के भी तमाम लोगों ने ये बात कही है कि अगर कांग्रेस पार्टी वाकई दलितों के साथ में खड़ा होना चाहती है, दलितों की बात करती है और जातीय जनगणना की बात करती है, तो हरियाणा में आखिर शैलजा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल, हरियाणा में शैलजा को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता, बड़ा सवाल है। लेकिन बात भारतीय जनता पार्टी की भी करनी यहाँ पर कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है, क्योंकि 10 साल तक सत्ता का जो है एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है। और हरियाणा में इस 10 साल के जो टाइम पीरियड के दौरान 2 मुख्यमंत्री रहे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व हरियाणा में करते हुए नजर आए। अमन जी, ऐसा एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है जहां पर 18 से लेकर 28-27 सीटों तक एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को जीत मिल रही है। अन्य जो खाते यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं जिनकी अच्छी खासी तादाद हरियाणा में देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक दल रहे हैं जिसमें जननायक जनता पार्टी को शामिल कर ले, इनेलो को शामिल कर ले, बीएसपी एएसपी का जो गठबंधन उनके साथ हुआ, और इसके साथ साथ जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं काफी इंपैक्टफुल हो सकते हैं। तो बीजेपी क्या चुनाव के परिणाम के आने के बाद अंतिम वक्त तक किसी भी प्रकार से यहाँ पर सरकार को बनाने के लिए लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी? देखिए दिनेश जी, अगर बहुमत स्पष्ट रहा कांग्रेस के पास, यानी 50-55 के आसपास अगर सीटें रहीं, तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। लेकिन जैसा आपने कहा, तो एक संभावना नहीं बल्कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने कई बार इसको असलियत में करके भी दिखाया। आप देखिए तमाम राज्य की बात करिए जहाँ बीजेपी के गिने चुने विधायक भी थे, वहाँ पर सरकार में आ जाते हैं। कई उदाहरण है, गोवा में आप देखिए, आप मिजोरम में, मध्य प्रदेश में आप देखिए, कितना बड़ा उदाहरण हमारे सामने। तो कई जगह पर, और महाराष्ट्र की बात इसमें जिक्र आप कर सकते हैं, तो कई जगह पर है जहां पर बीजेपी कम सीटों के साथ में होती है लेकिन फिर भी बहुमत में सरकार में आ जाती है। तो कोई खेल हो सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन उसके लिए अगर कांग्रेस पार्टी 40-45 के बीच रहती है, तो आप ये मानकर चलिए बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है। और जाहिर बात है बीजेपी इस खेल में माहिर है। हरियाणा की ही बात करें तो लास्ट टाइम भी ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सरकार नहीं बनी, बिल्कुल, तो सरकार बना ली थी। तो ये कोई बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ से 50-55 सीटें जीतती है, उस आधार पर कहा जा सकता है फिर बीजेपी बहुत पीछे रह जाएगी और शायद जो तीसरी बार उनका सत्ता में आने का ख्वाब है वो टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। तीसरी बार सत्ता में आने का ख्वाब टूटता हुआ नजर आ सकता है उस परिस्थिति में जब कांग्रेस पार्टी को यहां पर जबरदस्त बहुमत मिले, यानी कि 45 से अधिक सीटें यदि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में जो चुनावी नतीजों में जीतने में यदि कामयाब हो पाई, तो फिर सरकार बनाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। लेकिन ये आंकड़ा यदि 40 के इर्द गिर्द आकर रुक जाता है और भारतीय जनता पार्टी संख्या बल के नाते चाहे बेशक कम रहे, लेकिन जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनसे यहाँ पर अपनी जो सियासी पैठ है उसको आधार मानते हुए गठबंधन करने में कामयाब हो सकती है। और हरियाणा में पुरजोर कोशिशें यहाँ पर केंद्रीय हाईकमान करेगा कि एक बार फिर से यह जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई जाए। लेकिन देखना यह होगा कि अंतिम परिणाम किस तरीके से आते हैं। क्या वाकई में हरियाणा में 10 साल के बाद मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में वापसी करते हुए नजर आएगी, या फिर बीजेपी के लिए कोई संभावनाएं छोड़ जाएगी? फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अमन जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।